वाई नेपाल इज बर्निंग। पार्लियामेंट को जला दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया है और यहाँ तक कि न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ है। क्यों लाखों युवा सड़कों पर उतर आए हैं और एक ब्यूटीफुल सिटी काठमांडू एक बैटलफील्ड में बदल चुकी है। क्या नेपाल एक नए रेवोल्यूशन के दहलीज पे है या फिर इन सब के पीछे किसी और देशों का हाथ है, जानेंगे वीडियो में आगे। तो स्वागत है गाइस आपका जियो राष्ट्र चैनल पे, जहां मिलता है आपको देश और दुनिया का सच सोच स्ट्रेटेजी का सार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप मुझसे पूछे तो मेरे को तो बिल्कुल ये बांग्लादेश के कॉटन रेवोल्यूशन जैसा ही लग रहा है। नेपाल में आज के टाइम पे सारा यूथ सड़कों पे है, नेपाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नेपाल आर्मी ने भी कह दिया है कि सिचुएशन क्रिटिकल है और ये प्रोटेस्ट वायलेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक मीडिया हाउस है जिसे जला दिया गया है और ऐसे ही होटल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स का तो कहना है कि जो बड़े पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको तो सड़कों पर दौड़ा के पीटा जा रहा है और काफ़ी न्यूज़ सोर्सेज से खबर आ रही है कि जो नेपाल के फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ बुरी तरह से जल गई है। तो नेपाल में सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि नेपाल में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप कुछ आर्टिकल्स को देखें तो वहाँ पर लिखा आ रहा है कि नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट हो रहा है। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, जेन जी जनरेशन जेन को कहा जाता है, जो साल 2000 के बाद पैदा हुए, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच है, ये उनका प्रोटेस्ट है। ये बोला जा रहा है कि नेपाल की ये कंडीशन करप्शन के कारण हुई है। जो सारा युवा सड़कों पे आया है वो करप्शन के कारण आया है। नेपाल में अभी बहुत ज़्यादा यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और उनके बच्चे थे वो यूरोप और यूएसए जैसी कंट्रीज में जाके स्टडी कर रहे थे और एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। जो पिसी जा रही थी वो थी आम जनता। नेपाल का आप अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो वो 1500 से भी कम है। लेकिन अगर ऐसा होता कि लोग देखते कि हम गरीब, हमारा सारा देश गरीब, हमारे नेता गरीब, तो शायद ये चीजें नहीं होती। बट ऐसा नहीं था, यहाँ पे पिस रही था सिर्फ आम आदमी। लेकिन इस जनता के गुस्से का असली भड़कने का रीजन ये नहीं था, वो था सोशल मीडिया पर बैन। जी हाँ, आम जनता सोशल मीडिया पर देखती थी कि नेपाल के बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चे बाहर फॉरेन में जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अपनी फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स अपलोड कर रहे हैं। तो आम जनता के अंदर एक आवाज उठना शुरू हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ऐसे 26 प्लेटफॉर्म्स को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया और बोला कि ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, इसलिए हम इसे बैन कर रहे हैं। लेकिन जनता के लिए तो ये सीधा सिग्नल था कि उनकी आवाज दबाई जा रही। फिर क्या, जनता का गुस्सा भड़क गया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जनता ने पार्लियामेंट हाउस जला दिया, जनता ने मीडिया हाउस जला दिया, जनता ने होटल्स और सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया, जिस कारण केपी ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिजाइन देना पड़ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। काफी लोग जो जियोपॉलिटिक्स को डीपली फॉलो करते हैं उनका कहना है ये सिर्फ जेनजी यानी यूथ का प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें बाहरी देशों का भी हाथ है। वरना एकदम से ऐसा इतना वायलेंस होना, लोगों का सड़कों पे वेपन लेके आना, पार्लियामेंट को जलाना, सुप्रीम कोर्ट को जलाना, ये एक नॉर्मल 25 ईयर ओल्ड पर्सन नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बांग्लादेश में हुआ था। शेख हसीना को हटा के मोहम्मद यूनिस को सारा कंट्रोल दे दिया गया था, जो एक यूएसए का पपेट है। वैसे ही अभी केपी ओली को भी चाइना का पपेट बोला जाता था। जब से केपी ओली पावर में आए थे उन्होंने काफ़ी एंटी इंडिया बातें की थी, इंडिया और नेपाल के रिश्तों को बहुत ख़राब करने की कोशिश की थी। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जो साउथ एशिया है उधर के देशों में काफ़ी अनस्टेबिलिटी फैलाई जा रही है। चलो पाकिस्तान को तो हम छोड़ ही सकते हैं, पाकिस्तान तो पहले से ही अनस्टेबल है। वो कटोरा लेके जाते हैं, जहाँ से उनको पैसा मिलता है वो उस देश के पपेट बन जाते हैं। अगर चाइना ने पैसा दिया तो वो चाइना के पपेट, अगर यूएसए ने पैसा दिया तो यूएसए के पपेट। पाकिस्तान को हम इस फ्रेम से निकाल सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही थी। लेकिन जब से शेख हसीना को हटाया गया है और वहाँ पे प्रो यूएसए का पपेट मोहम्मद यूनिस को जब से लाया गया है, तब से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। वहाँ पे वो प्रो अमेरिका डिसीजंस ले रहा है। वैसे ही अब नेपाल में जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो उधर भी रेवोल्यूशन हो गया। अब इसके पीछे चाइना है या यूएसए, वो तो तब पता लगेगा जब नेपाल में कोई नया पर्सन पावर में आएगा और उसके इंटरेस्ट देख के पता चल जाएगा कि वो किसका पपेट है या पपेट नहीं है। वो तो चलिए जानेंगे हम आगे। बाकी आपका ध्यान मैं एक चीज पे और लाना चाहता हूँ, इंडिया पर भी ऐसी चीजें ट्राई की गई थी। जी हाँ,
याद करिए कोविड के बाद का टाइम या कोविड का टाइम जब बहुत बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी सेम ऐसा ही था जहाँ पे बाहरी देशों का हाथ था। और वैसे ही जो पहलगांव में अटैक हुआ वहां पर भी रिलीजियस वॉर कराने का ट्राई किया गया था, स्पेसिफिकली हिंदुओं को मारा गया था। ये भी रिलीजियस तरीके से इंडिया को डिवाइड करने की एक साजिश थी। इंडिया बट काफी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे काफी मैच्योर और समझदार लोग हैं, जिस कारण से ऐसी अनस्टेबिलिटी इंडिया में आ नहीं पाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले आपसे एक सवाल, इंडिया में न्यू टैक्स रिफॉर्म जो हुए उसमें से कौन सा टैक्स स्लैब हटा दिया गया है? 12%, 18%, 28% या 40%? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को एक लाइक दे दूंगा, ताकि बाकी जनता को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग